Yes, we are live now. Hello friends, this is विश्वास. वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों. जैसा कि हम लोग जानते हैं हर दिन की टॉपिक को हम लोग मेंटेन कर करके चल रहे हैं, है ना. तो आज हम कुछ ऐसा टॉपिक लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पूरे ही ग्रामर के सेक्शन में. यानी कि चाहे वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो आपका जो है टेंस का पार्ट हो, ठीक है. तो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्ब के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों, वर्ब किस नाम से जानते हैं. और वर्ब क्या होता है वर्ब ही हमारा क्रिया. क्या होती है, क्रिया. और क्रिया क्या है, एक्शन. क्रिया क्या है, एक्शन. जब हम एक्शन कोई भी कार्य करते हैं, जब कोई भी एक्शन करते हैं तो वो वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है. क्या होता है, वर्ब होता है, काम को करना, है ना. देखिए कोई भी सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ होता है, कोई सार्थक योग वो होता है, अर्थ होता है. ठीक है दोस्तों. तो सार्थक अर्थ का मतलब, जैसे मैं कह दूं जब कोई आपका कार्य को करने वाले, कार्य को करने वाला होगा भाई, कार्य को करने वाले को हम क्या नाम देते हैं, कर्ता. क्या देते हैं, कर्ता. और कर्ता को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट. क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं. जब कार्य को करने वाला कोई कर्ता होगा तो कोई ना कोई कार्य भी होगा. क्या होगा, कोई ना कोई कार्य होगा. जो कार्य होता है वही आपका क्या होता है, वर्ब. और वर्ब को ही एक्शन के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, एक्शन के नाम से जानते हैं. और देखिए वर्ब को कैसे डिफाइन किया जाता है, बात को यहाँ समझिए. वर्ब को कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं इसको इरेज करता हूँ थोड़ा सा. देखिए यदि हम इस वर्ब की बात करें तो वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया. कौन कौन से, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब. दो भागों में डिवाइड किया गया, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब भी दो पार्ट में टूटता है. कौन कौन से, प्राइमरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. टूट गया दो पार्ट में. ठीक है. अभी इनको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है. ठीक. मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब भी दो पार्ट में टूटता है. कौन कौन से, एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है. कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब. और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब. ये ठीक है, दो पार्ट में टूटा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम किस नाम से जानते हैं, सकर्मक क्रिया. किसमें, सकर्मक क्रिया. यानी कि ऐसी क्रिया जो किसके साथ हो, अपने ऑब्जेक्ट के साथ हो, अपने कर्म के साथ जुड़ी हुई हो, वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया. अकर्मक, इंट्रांजिटिव मीन्स अकर्मक. यानी कि वह क्रिया जो बिना किसके हो, बिना ऑब्जेक्ट के हो, बिना किसी ऑब्जेक्ट के हो, है ना, बिना किसी कर्म के हो. तो ये कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया. जैसे जैसे राम खेलता है, ध्यान दीजिए, राम खेलता है. अब यहां कह दूं राम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है. देखिए ये टॉपिक आपका जो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये टॉपिक आपका यानी कि सीजीएल से लेकर के सीएचएसएल, एमटीएस, स्टोनो यानी कि एसएससी के जितने भी कंडक्टेड एग्ज़ाम हैं उसमें तो पूछा ही जाता है. और साथ ही साथ ये आपके टेट, यूपी टेट और सुपर टेट और सी टेट में भी पूछा जाने वाला ये आपका सिलेबस है, यानी कि ये पॉइंट है. ठीक है. अब इसमें राम खेलता है, ये आपका ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है. राम क्रिकेट खेलता है, ये इसमें खेलना ये कैसी क्रिया है,
ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है, जो कि पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है। तो हमको इंग्लिश से जोड़ना है। इंग्लिश भाषा यानी हिंदी की अपनी भाषा है और इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज है, भाषा है। तो हमको इंग्लिश सीखा है, ना कि हिंदी सीखना है। तो लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिया हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ कैसे इसको बताना है। राम खेलता है, ठीक है। राम क्या खेलता है ये तो पता नहीं है, यहाँ पता है। जब नहीं पता कि राम को खेलने का ऑब्जेक्ट क्या है, राम को खेलने का उद्देश्य क्या है, ये तो पता ही नहीं है, तो हमारा जब इसके साथ कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है तो कैसी क्रिया है ये? अकर्मक। ये जो खेलने की क्रिया है ये कैसी क्रिया है? अकर्मक, क्योंकि इसके साथ कोई किसी भी प्रकार के कर्म नहीं जुड़े हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए दूसरा करते हैं। राम क्रिकेट खेलता है। अब राम क्या खेलता है? तो पता चला क्रिकेट खेलता है। जब क्रिकेट खेलता है तो ये उसका जो है ऑब्जेक्ट है, ये उसका एम है। और ये देखिए क्या है, कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक, क्योंकि इस जो है क्रिया के साथ क्या लगा हुआ है? कर्म लगा हुआ है। जरा मैं इसको इंग्लिश में दिखाता हूँ आपको, जिससे मैं कह दूँ राम प्लेस। दूसरा मैं कह दूँ राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्रिया कैसी हुई? ये क्रिया आपकी इंट्रांसिटिव, ये क्रिया कैसी हुई? ट्रांसिटिव, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। जबकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यानी कर्म ना होने की वजह से कैसे क्रिया होती है हमारी? इंट्रांसिटिव यानी अकर्मक। और जब देखिए कि आपको ऑब्जेक्ट मिल गया तो कैसी क्रिया? सकर्मक। और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम हमेशा वर्ब में व्हाट या हुम का प्रश्न करते हैं। किसका? व्हाट या हुम का प्रश्न करते हैं। तो हमको जो भी आंसर मिलता है वही हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में? तो ये आपको विशेष रूप से इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके स्टेट पीसीएस से लेकर के, स्टेट के एग्जाम से लेकर के जो है एसएससी के जितने भी, डिफेंस के जितने भी कंडक्टेड एग्जाम होते हैं, ठीक है। चलते हैं, आइए। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब समझ में आया। तो ज़रा इसको मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में, इसका ज़रा डिफिनेशन भी समझ लीजिए। क्या हो सकता है? द वर्ब विच एक्शन, द वर्ब विच एक्शन डज नॉट स्टॉप विथ इट्स डूअर। मैंने क्या कहा भाई? द वर्ब विच एक्शन डज नॉट स्टॉप विथ इट्स डूअर बट पासेस समथिंग एल्स। यानी कि वह क्रिया जिसका एक्शन अपने डूअर के साथ समाप्त ना हो। डूअर मीन्स, देखिए डू मीन्स क्या होता है? करना, और डूअर मीन्स करने वाला, करने वाला। अब काम को करने वाला, जब काम को करने वाले को हम किस नाम जानते हैं? सब्जेक्ट। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। किस नाम से जानते हैं? सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता को ही हम किस नाम से और क्या कह सकते हैं? डूअर। क्या कह सकते हैं? डूअर कह सकते हैं। तो ये मैंने कहा कि द वर्ब विच एक्शन डज नॉट स्टॉप विथ इट्स डूअर बट passes something else is called transitive verb। यानी कि वह क्रिया जिसका एक्शन अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने कार्य के साथ न समाप्त हो बल्कि कुछ और बताए, वह अब क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। अकर्मक क्रिया होती है द वर्ब विच एक्शन दैट इट स्टॉप्स विथ इट्स डूअर। यानी कि वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट यानी डूअर के साथ समाप्त हो जाए, वही आपकी क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, बल्कि कुछ और ना बताए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले, तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। आइए चलते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इनका जरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मेन वर्ब जो आपका मुख्य एक्शन हो, क्या हो? जो मुख्य एक्शन हो। मुख्य एक्शन का मतलब देखिए,
जो आप काम को करें, जो आप काम को करें वही आपका क्या होता है, मुख्य एक्शन। जैसे राम खाता है, तो यहाँ पर मुख्य एक्शन क्या है, खाना खाने का, है कि नहीं। राम दौड़ता है, तो यहाँ मेन काम कौन सा है, दौड़ने का। वह स्कूल जाता है, मेन एक्शन कौन सा है, जाने का, ठीक है ना। वह सोता है, मेन एक्शन कौन सा है, सोने का। तो यहाँ पर मुख्य एक्शन क्या है, जो आप एक्शन को करते हैं, जो एक्शन होता है वही आपका क्या है, मेन एक्शन है, मेन वर्ब है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलते हैं। अब ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, तो ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम एक और नाम से जानते हैं, उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। किस नाम से, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और हेल्प किसकी करेगा, अपने मेन वर्ब की सहायता करने का काम करेगा। और हेल्पिंग वर्ब की वजह से ही इस मेन वर्ब में एक्शन जनरेट होने का काम होता है, एक्शन जनरेट होने का काम होता है। जैसे मैं कह दूं, ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक। यहां पर देखिए, यहां पर रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना। अब यहाँ तो मेन एक्शन क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ने का काम हो रहा है। इज क्या है, इस अपने मेन वर्ब की हेल्प करने की काम कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है कि, और ये एक्शन के साथ साथ अपने मेन वर्ब की सहायता करने के साथ साथ टाइम बताने का काम करते हैं। टाइम बताने का काम, कि इनकी वजह से ही हम टाइम को डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एक्शन हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। अब जरा बताइए, ये एक्शन किस समय में हो रहा है, इज लगा, तो इज की वजह से कौन सा टाइम हुआ, प्रेजेंट टाइम हुआ। कौन सा टाइम हुआ, प्रेजेंट टाइम में एक्शन हुआ। यदि मैं यहीं पर कर दूं क्या, इसी हेल्पिंग वर्ब को बता करके क्या कर दूं, वाज, तो एक्शन आपका कब हुआ, एक्शन आपका क्या हो जाएगा, पास्ट में। कहाँ हो जाएगा, पास्ट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो है एक्शन जनरेट होने के साथ साथ आपको टाइम भी बताने का काम करती हैं, ठीक है, बात समझ में। लेकिन जरा देखिए, मैंने क्यों आपको शुरू में ही बताया कि जो आपका ये वर्ब वाला चैप्टर है, लेसन है, ये क्यों आपको टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। क्यों, क्योंकि इसी वर्ब, इसी एक्शन की वजह से, इसी क्रिया की वजह से हम अपना टेंस पहचानने का काम करते हैं। कैसे, आइए थोड़ी देर के लिए यहाँ समझते हैं। देखिए, ये तो हो गया, समझ में आया ये, चलते हैं। यहीं पर समझाते हैं। आइए देखिए, हमने कहा कि ये जो वर्ब है, ये कैसे इनसे हम टाइम को डिनोट करते हैं, यानी कैसे हम टेंस पहचानते हैं। टेंस पहचानने के लिए देखिए, आपको इस क्रिया के कितने रूप पता हैं। जो क्रिया के मुख्य 3 रूप यूज किए जाते हैं, होते तो इसके 5 रूप हैं। कौन कौन से, वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, वर्ब की, देखिए देखते चलिए, यहीं से समझिए ज़रा। मैंने क्या कहा, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड, ये तो जानते हैं। लेकिन जो आपका अन्य रूप है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपके किसी भी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारे ये 3 ही फॉर्म जो कि बताने का काम करते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ब लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, ये गो, गो मीन्स जाना, क्या होता है, जाना। अब ये जाने का काम हो रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये क्या है, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और उसके बाद क्या है, गॉन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब जरा हम इसको 5 फॉर्म में लिखते हैं, तो इसी फर्स्ट फॉर्म वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसी को 5वां फॉर्म यदि हम आईएनजी प्रयोग कर दें, तो आपको क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये समझते चलिए।
अब इसी वर्ब से हम टेंस पहचानने का काम कैसे करते हैं, देखिएगा कैसे पहचानने का काम करते हैं। जरा समझिए, मैंने कहा कि ये की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर वीडियो एक बार में समझ में आए तो रिमाइंड करके देखिएगा, फिर से पैक करके देखिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में यस या यस का प्रयोग है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट इसका जो नंबर है मान लीजिए सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है, तो हम जो वर्ब प्रयोग करेंगे उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यदि हमारा ये जो सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट क्या हो जाए प्लूरल हो जाए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते। जरा बात को समझिए। अब हम बताएं कि जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है, जो आपका प्रेजेंट टेंस होता है उसमें प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। अब रही बात यदि सिंगुलर है तो यस या यस का प्रयोग लग जाएगा, अब प्लूरल है तो वैसा का एज इट इज रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में। तो देख लिए कैसे ये टेंस डिनोट किया, यदि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग है तो उसमें कैसा टेंस डिनोट करेगा, प्रेजेंट टेंस। आइए बात को समझते हैं। वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए थोड़ा सा इसमें ले चलते हैं। हम जानते हैं कि पास्ट टेंस हमने कह दिया ये प्रेजेंट डिनोट किया, ये पास्ट टेंस। अब आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये पास्ट टेंस कैसे डिनोट कर रहा है, तो बात को हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम एक क्रिया जानते हैं डू, क्या जानते हैं डू। आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। डू को तीनों फॉर्म में ले चलते हैं, डू डिड और डन। क्या ले चलते हैं, डू डिड और डन ले गए। तो यहाँ जरा देखिए, इस पर नज़र डालिए, ये क्या है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है सेकेंड फॉर्म है, ये क्या है थर्ड फॉर्म है कि नहीं। तो इस पे नज़र डालें, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है कि नहीं है। जब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हम किस टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं थोड़ा सा और ले चलता हूँ। आप एक वर्ब जानते हैं बी, क्या जानते हैं वी। इसके हम तीनों फॉर्म की बात करें, क्या बात करें तीनों फॉर्म की बात करें, तो आपको किस तरफ ले चलते हैं, बी का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म की बात करें वाज वर, थर्ड फॉर्म की बात करें बिन। बोलिए जरा ये बात आपको समझ में आया कुछ कि नहीं, बोलिए कुछ समझ में आया कि नहीं। तो देखिए ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म किस टेंस में, वाज वर का प्रयोग किस टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। देखिए क्रिया आपकी वही है, बस इसके रूप अलग है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग है, इसका रूप ही अलग है। यदि हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एक तरफ, यहाँ पर हैव की तरफ, इसको भी यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। देखिए हैव, हैड, हैड, ये तीन रूप है। ये हैड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो कि किस टेंस में प्रयोग किया जाएगा, पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड, तो समझ में आया कि नहीं। और ये हैव का प्रयोग हम हैज हैव का प्रयोग किस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो देखिए कैसे हमने बताया कि ये क्रिया आपको प्रेजेंट और पास्ट यानी कि टेंस टाइम बताने का काम करती है, टेंस बताने का काम करती है। जिस दिन आप अपने वर्ब से ही टाइम को डिनोट करना सीख गए तो उस दिन टेंस आपकी मुट्ठी में हो जाता है, टेंस फिर आपसे कभी भी फिसल करके नहीं जाता। ये मत सोचिए कि कहीं अरे ता है ती है ते है नहीं आया, था है थी है थे नहीं आया, है ना। तो ये सब रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको अपने ही ये वर्ब क्या है, वर्ब पहचानने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। ये
चलिए आते हैं, अब इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ हमारा, हमने हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब बताया, ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब बताया। अब यहाँ आते हैं प्राइमरी की तरफ। किसकी तरफ? प्राइमरी और मॉडल की तरफ। देखिए मॉडल वर्ब तो आपके ये मॉडल से बना हुआ है। मॉडल मीन्स आपको कई प्रकार की एक्टिविटी करने मतलब जो आपके, जिसको हम सुशोभित करने का काम करते हैं। अरे मॉडल से बना हुआ है भाई, मॉडलिंग से, समझ गए? मॉडलिंग आपने देखा होगा मॉडलिंग करते हुए कई सारे लोग। तो किसी भी चीज़ में आपको उसको और अधिक रोमांच बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना वही मॉडल होता है। ये हम बताएंगे, इसको बहुत विधिवत तरीके से समझाएंगे, एक दिन इसका स्पेशल वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन कौन कौन सी होती हैं ये तो मैं बता दूं। देखिए कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब क्या है? आपके मॉडल वर्ब हैं, जो कि आपको सेंटेंस में बहुत ही उसको रोमांचक यानी कि इंटरेस्टिंग बनाने का काम करती हैं। आइए बात करते हैं प्राइमरी की। किसकी बात करते हैं? प्राइमरी वर्ब की। मैं ज़रा इसको एक बार हटाता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ समझिएगा आप लोग। अब यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर वर्ब से टेंस को क्यों लिंक किया, आपको बात यहाँ जानना होगा। देखिए मैंने टेंस को क्यों रिलेट किया, यहाँ समझिए, एक एक पॉइंट अच्छे समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस वर्ब का एक भी क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने पाएगा, एक भी पॉइंट कहीं छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ समझिए, हमने कह दिया वर्ब को टेंस से क्यों रिलेट किया। तो टेंस की एक बात हम जानते हैं, टेंस कैसे होता है, जरा ध्यान दीजिए। टेंस की डेफिनेशन यही होती है कि टाइम के साथ साथ होने वाले एक्शन को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और एक्शन को ही हमने क्या नाम दिया? वर्ब। क्या नाम दिया? वर्ब। तो वर्ब से ही हम क्या पता कर सकते हैं? अपने टाइम को पता कर सकते हैं। अभी मैंने आपको गो, वेंट और गॉन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना? बात समझ में? चलिए अब हम ले चलते हैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी तरफ। तो जो ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ये 3 प्रकार से होती हैं, जिनमें आपका पूरा टेंस समाहित है। पूरा टेंस इसी में है। कैसे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब 3 होती हैं। कौन कौन सी? टू वी वर्ब। कौन कौन सी? टू वी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। ये आपकी 3 तरह की प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। और प्राइमरी टू वी वर्ब क्या है? टू वी वर्ब के अंतर्गत आपको 5 क्रियाएं मिलती हैं। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये टू वी वर्ब के अंतर्गत 5 क्रियाएं मिलती हैं। देखिए इज, एम, आर, वॉज और वर। डू वर्ब की बात करें तो डू वर्ब में भी आपको 3 क्रियाएं मिलती हैं, डू, डिड और डन। क्या मिलती हैं? डू, यहाँ देखिए, डू, डज और डिड, ये 5 क्रियाएं। हैव वर्ब की बात करें, हैव वर्ब में भी आपको 3 क्रियाएं मिलती हैं, हैव, हैज और हैड। ये सीख लीजिए। तो टू बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर। डू वर्ब में डू, डज और डिड। हैव वर्ब में हैव, हैज और हैड। इनकी जो खास पहचान है, इनकी जो खास बात है, देखिए कैसे यहीं से टेंस लिंक हो रहा है आपसे, जरा गौर करें। तो इज, एम, आर को किस टेंस में प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। वॉज वर्ब को किस टेंस में यूज करते हैं? पास्ट टेंस में। ठीक है। डू, डज को किस टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में।
डिड को पास्ट टेंस में, हैज हैव को प्रेजेंट टेंस में, हैड को पास्ट टेंस में, हैड को पास्ट टेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर देखिए इज एम आर प्रेजेंट टेंस, डू डज प्रेजेंट टेंस, हैज हैव प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर आपको टेंस डिफाइन होता चला जा रहा है, वॉज वर्ब को पास्ट, डिड और हैड। तो यहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिलती चली जा रही है कि किस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होने वाला है। ये देखिए अब जरा एक्शन, ये इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग किस टेंस में करते हैं, इज एम आर का प्रेजेंट टेंस, वॉज वर्ब का पास्ट टेंस में। अब इनका यूज कैसे होता है यहीं पर मैं बताऊंगा। इनका यूज देखिए, ध्यान सुनिएगा एक एक बात। जो ये पांचों क्रियाएं हैं इनका यूज, पहली बात तो देखिए, जो पहली बात है इनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म में करते हैं। चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो तब इज एम आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, या फिर पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हम बताएं, जब हमारा ये एक्शन यानी कि ये जब काम करता है किसमें, पैसिव वॉइस में, किसमें काम करता है, पैसिव वॉइस में काम करता है, तब भी बताइए जब ये पैसिव वॉइस में काम करते हैं तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब का प्रयोग, और उनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि जब हम प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में ये चीज़ें बताएंगे, यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ। जब हम इज यानी प्रेजेंट टेंस का, जैसे कि पैसिव वॉइस की अब चर्चा कर ही दिए हैं तो एक एग्जांपल से हम दे देते हैं, ही राइट्स अ लेटर। ध्यान दीजिए, ही राइट्स अ लेटर, टेंस कैसा, प्रेजेंट टेंस, यस या यस लगा है। अब ए लेटर की बात करें तो अ लेटर, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस है, यस या यस लगा है, इसमें क्या लिखेगा, इज रिटन, रिटन बाई हिम, बन गया ना। देखिए इज एम आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कि नहीं लगा, तो जब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लग गया तो हमने कहा कि इसका टेंस कैसा, ये कैसा एक्शन होगा, पैसिव एक्शन होगा। जब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा तो इसका एक्शन कैसा होगा, पैसिव एक्शन होगा, पैसिव एक्शन। इसके साथ यदि ध्यान दीजिए, यदि इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में कर रहे हैं यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्रयोग करते हैं तो इसका आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो ये पैसिव भी तो बन सकता है कि नहीं बन सकता। भाई हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव एक्शन बनाते हैं कि नहीं बनाते, जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके साथ इज एम आर वॉज वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए एक एक चीज़ को एक एक बात से रिलेट करते चलिए। मैं यहाँ जो बातें बता चल रहा हूँ ये आपको पैसिव वॉइस तक टच करने वाला है, वहाँ तक आपको बताने वाला है। बात समझ में आ गई? बोलिए यहाँ तक आई बात समझ में कि नहीं? ये तीनों, ये तो नहीं समझ में आया होगा, ये समझ में इस वजह से नहीं होगा क्योंकि बीइंग प्लस बी3 का प्रयोग क्यों किया है, तो इसको हम लिख सकते हैं पैसिव एक्शन। क्या लिख सकते हैं, पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस, इन कंटिन्यूअस। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी कि यदि हम इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किए हैं तो यदि इस आईएनजी का हमको क्या बनाना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो इसके साथ क्या लगाएंगे, बीइंग प्लस बी3 का प्रयोग करेंगे। इस पर एक नज़र डालिए, आगे मैं बताता हूँ। बोलिए यहाँ तक बात को समझ में आई कि नहीं, पूरी तरीके से समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। डू डज और डिड की बात आ गई, डू डज और डिड की बात आई तो यहाँ पर डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इनकी जो खास पहचान है, इनकी जो खास बात ये है, देखिए इनके साथ हमेशा और हमेशा जो आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
एग्जामिनर कैसे गलती पूछता है, इस तरीके से पूछेगा। मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि कैसे एग्जामिनर आपको गलती देता है। देखिए, वाई डू यू वांटेड अ कार। वाई डू यू वांटेड अ कार। क्या सही है, क्या गलत है, बताइए। सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि मैंने कहा कि डू, डज और डिड आपकी ऐसी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो नज़र डालिए इसके मेन वर्ब पे, और डू, डज, इसके बाद क्या आएगा? वांट आएगा। वाई डू यू वांट अ कार। ठीक है ना, बात समझ में आई? इसी तरीके से कई जगह हमको जहाँ पर डू, डज और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा करके आपसे गलती पूछ ली जाती है। चलिए आइए, हैव, हैज, हैव और हैड। हैज़ और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर जो इसकी खास पहचान ये है कि हैज़ और हैव के साथ मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये कभी मत गलती करिएगा, इनके साथ सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई? बोलिए। चलिए देखिए, मैं जैसे कह दूं, और थोड़ा सा इनका जो रोल है थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या? यानी कि इसी हैव वर्ब का जब प्रयोग, यानी कि हैव का, ध्यान दीजिएगा, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी हैव वर्ब का प्रयोग, यानी हैव का प्रयोग किसके सेंस में करें? यदि हम टेक के सेंस में करें, टेक के सेंस में, किसके सेंस में? टेक, लेने के सेंस में करें, तो ये देखिए, हैव का प्रयोग जब हम टेक यानी कि मेन वर्ब के रूप में किया जाए, यानी इस हैव वर्ब का प्रयोग किसके रूप में करें? मेन वर्ब के रूप में करें, तो इसका अर्थ क्या होता है? टेक। क्या होता है? टेक। जैसे हम कह दें क्या? यू हैड लंच, यू हैड लंच। तो यहाँ पर आपको ये देख कर के कन्फ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है कि हैड और हैड दो बार आया है। मैंने कहा कि यदि हैव वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए, यदि हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाए, तो इसका अर्थ हमेशा क्या होता है? टेक होता है। क्या होता है? टेक होता है। तो यहाँ देखिए, ये हैड आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये वर्ब क्या है आपका? मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है। समझ में आया? और मेन वर्ब यानी कि मैंने कहा इस हैव वर्ब यानी कि हैज, हैव, यानी कि ये जो हैव वर्ब है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसके साथ ये क्या लगा है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं हैव, हैड और हैड होता है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? टेकन। क्या हो जाएगा? टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। तो यू हैड टेकन लंच, यानी कि आपने लंच ले लिया है, आपने लंच कर लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलिए, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक ये समझ में आया कि नहीं? बोलिए। जब हमने कहा कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब हैव का प्रयोग हम जो है एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे, किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में, तो इसका अर्थ हमेशा क्या होता है? टेक होता है।
टेक होता है और हैव वर्ब के रूप में जानते हैं हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ थर्ड फॉर्म होगा हैड हैड हैड। तो ये देख करके आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी हैव का एक और आपका जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो कि मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब हैव का अर्थ क्या हो, अधिकार शो करना हो, क्या शो करना हो, अधिकार। देखिए, यानी कि जब आपसे म्यूचुअल रिलेशन या अधिकार जताना हो, ठीक है, तब वहाँ पर हम हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, हैव का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर आई और कार के बीच में ये क्या है, वर्ब है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो संबंध बताने का काम करता है, यानी कि एक जो अधिकार बताने का काम करता है, ये आई का इस कार पर क्या है, अधिकार है, और इसके साथ आई के साथ कुछ ना कुछ संबंध है, म्यूचुअल रिलेशन है। तो आई हैव अ कार, मेरे पास क्या है, एक कार है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आई हैव अ काऊ, आई हैव अ काऊ, हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कार है या मेरे पास एक गाय है, तो मेरे और काऊ के बीच में क्या है, कुछ ना कुछ संबंध है, और मेरा काऊ पर अधिकार है। तो ये अधिकार और संबंध बताने का काम भी करता है। इतनी बातें आपको उम्मीद है कि पूरी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से हम टू बी वर्ब और डू वर्ब और हैव वर्ब का प्रयोग किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं, जो कि ये। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ही आपको टेंस में ही काम आती है। आती तो हर जगह है, लेकिन जो इनका मुख्य रोल है टेंस में है, टेंस में विधिवत इनका यूज और प्रयोग है। बात समझ में आएगी कि नहीं दोस्तों, बोलिए। यहाँ तक समझ में आई बात ये आपको।